जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के अंतर्गत मिल के विचारों को पढ़ रहे थे कि मिल ने किस प्रकार से स्वतंत्रता संबंधी विचारों को अभिव्यक्त किया एवं व्यक्तियों के समान अधिकार को देते हुए। वैसे इन्होंने अधिकार की तो बात फिलहाल में नहीं की है, लेकिन इन्होंने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हुए स्वतंत्रता की बात की है। क्योंकि अगर इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर विकास तभी संभव है जब व्यक्ति को पूर्ण रूप से खुला छोड़ दिया जाए, यानी कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए और वो अपनी को स्वतंत्र रूप से जब वो हर कार्य को करने में सुनिश्चित होगा तो निश्चित तौर पर वो अपना विकास संभव रूप से कर पाएगा। राइट। लेकिन इन्होंने इस व्यवस्था को जब स्थापित किया तो इनके अंतर्गत देखा जाए तो कई सारी चुनौतियां भी देखने को मिली, जिसमें एक सिद्धांत इन्होंने अलग से फिर दिया। वो सिद्धांत था हार्म हानि का सिद्धांत, जिन्होंने स्वतंत्रता को दो रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया था। उसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो पूर्ण रूप से व्यक्तित्व पर निर्भर है, यानी कि व्यक्ति के विकास यानी कि उसके पर्सनैलिटी डिपेंड पर निर्भर है ताकि वह अपने को विकास कर सके। और दूसरा जो इसी के अंतर्गत था कि वो ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा कि ताकि दूसरे की संपत्ति या किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो, तो उन्होंने स्वतंत्रता को वहां सीमित भी रखा था। राइट। तो इस प्रकार से इनकी स्वतंत्रता संबंधी विचार भी थे। ठीक है। इसी के अंतर्गत आप देख सकते हो कि उन्होंने लोकतंत्र संबंधित भी विचार दिए हैं। तो पिछले जो हमारा लेक्चर रहा है उसमें हमने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को अभिव्यक्त किया था। राइट। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा उनका लोकतंत्र, यानी कि इन्होंने लोकतंत्र को किस प्रकार से महत्व दिया और लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व देते हुए इन्होंने जो संसदीय प्रणाली को स्थापित करने की बात की, जहाँ में जिसमें सभी प्रकार के व्यक्तियों को वहाँ पर एक प्रतिनिधित्व का एक समान प्रतिनिधित्व देते हुए वहाँ पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। भले ही वोटिंग में विषमता हो, वोटिंग को लेकर इनकी विषमता थी, लेकिन वहाँ पर देखा जाए कि शैक्षिक जो व्यक्ति थे, जो शिक्षा से मतलब प्रगौड़ थे, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इसमें मत दे सकते थे। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति थे, उनको भी इसमें मत देने का अधिकार था, लेकिन वो मत पूर्ण रूप से देने में समर्थ नहीं हो पाते थे। अगर वो देते भी थे तो उनका कोई मत का कोई इतना रिफॉर्म नहीं होता था, ना कोई उसकी कोई वैल्यू मानते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं को भी मत देने की बात कही गई, महिलाओं को समानता देने की बात की गई। तो आज का जो हमारा रहेगा, आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर किसी से संबंधित है, वो हमारा रहेगा आज लोकतंत्र से संबंधित, यानी कि जो मिल की जो लोकतंत्र प्रणाली है वो किस प्रकार की थी। मिल के लोकतंत्र से संबंधित जो विचार थे वो विचार किस प्रकार थे। आपको पता होना चाहिए कि जो मिल थे वो एक प्रकार से देखे जाएं तो वो व्यक्तिवादी विचारक थे और उन्होंने गुणात्मक बात की थी, यानी कि गुणात्मक आदर्श की बात की थी। व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है, ठीक है, वो एक गुणात्मक है और वो सुख किससे प्राप्त करेगा, वो गुणों से, यानी कि आंतरिक सुख की प्राप्ति की बात करते हैं। और जो कहीं ना कहीं सुकरात से प्रभावित थी, सुकरात के जो विचार थे वो एक्चुअली में आंतरिक गुणों से भरपूर थे, लेकिन उनके विचार में हमें भौतिकतावादी विचार भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सुखवाद में आप समझ सकते हो, जिसमें भोग विलास जैसी बातें इन्होंने की हैं। लेकिन उनकी आकांक्षाएं जो रही हैं, उनकी उपलब्धियां जो उन्होंने प्राप्ति की हैं, भले ही उनकी कोई रचनाएं नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट जो बात अपने एक आर्टिकलों में उन्होंने जो विचार दिए थे, अपनी भाषाओं में जो विचार दिए, वो विचार देखे जाएं तो आंतरिक सुख को प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उन्हीं से प्रभावित थे कौन, ये मिल। तो मिल ने भी अगर देखा जाए तो गुणात्मक सुख की बात की थी। इसी से क्या है, निश्चित तौर पर व्यक्ति नैतिक होगा तो वो अपने विकास को करने में स्वतंत्र होगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता को भी उन्होंने प्रोसेस दिया था, फोर्स किया था। राइट। लेकिन बाद में उन्होंने स्वतंत्रता को सीमित किया है। ओके। तो मिल की जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो ये जो व्यवस्था थी इसके अंतर्गत देखा जाए तो लोकतंत्र में इन्होंने कई पक्षों को रखा, जिसके अंतर्गत इन्होंने संसदीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि इसका समर्थन किया। इन्होंने कहा कि संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए और इसमें समान अधिकार होना चाहिए, इसमें समान अधिकार होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, पुरुष महिला सभी का समान अधिकार होना चाहिए। ठीक। और इसका प्रतिनिधित्व तो जब उन्होंने पुरुष और महिला का समान अधिकार होना चाहिए तो उनको मत देने का भी अधिकार होना चाहिए। तो मत अगर जब देंगे वो, राइट, तो मत देंगे तो उनका मत का क्या होगा, चयन होगा। वो मत के आधार पर जो व्यक्ति विजयी होंगे, राइट, यहाँ के जो सांसद हैं या सदस्य हैं, जो व्यक्ति विजयी होंगे, राइट, तो उनको उनका एक पूर्ण रूप से क्या है कि इनका नामांकन किया जाएगा, मतलब मानचित्रण लिख सकते हो यहाँ। इनका क्या होगा, मानचित्रण। तो इनका मानचित्रण भी किया जाएगा। राइट। और ये मानचित्रण जो होगा वो एक्चुअली में देखा जाए तो वहाँ के जो सदस्य हैं
वहाँ के जो सदस्य रहेंगे, संसद के जो सदस्य रहेंगे, वो सदस्य एक्चुअली में उनका जब मानचित्रण होगा, उनकी जानकारी जुटाई जाएगी, ठीक है, उनसे संबंधित जो डाटा हैं, राइट, ऑर्गेनाइज हैं, जो भी हैं, उनका पूरा क्या है, पूरा एक बायोडाटा रखा जाएगा। अब उनका मानचित्रण किया जाएगा ताकि वो अपने को इसके प्रति कितना सजग हैं, या अपनी शासन व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो जनता के प्रति किस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने जो लोकतंत्र की व्यवस्था जो उन्होंने अपनाई थी वो प्रतिनिधित्व के आधार पर थी, ठीक, प्रतिनिधित्व के आधार पर थी। और इसमें जो सदस्य होंगे वो जनता के माध्यम से चुने जाएंगे, राइट, और जनता के माध्यम से जो सदस्य चुने जाएंगे उन्हें मत देने का अधिकार होगा, ठीक। और ये जो मत था, राइट, ये मत था, इसमें विषमता थी, थोड़ा आप इसमें नोट डाउन करते जाओ। मत था, ये विषमता थी। विषमता का मतलब क्या था कि जो व्यक्ति शैक्षिक है, राइट, जो व्यक्ति शैक्षिक है या संपन्न परिवार से है, तो उसको जो मत है, तो उसकी मत के लगभग में 1 2 3 4 5 मत तक वो दे सकता था, ठीक। वो मत कितना दे सकता था? 4-5 मत दे सकता था, वोट दे सकता था। लेकिन जो व्यक्ति अशिक्षित है, अशिक्षित है, बिल्कुल अशिक्षित है, जीरो है, तो वो मत दे भी नहीं सकता था। अगर वो देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति मत देने का उसको भी राइट था, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि यहाँ समानता की बात उन्होंने जब कही थी, लेकिन समानता का कोई इन्होंने अधिकार नहीं दिया था। लेकिन एक महिलाओं और पुरुषों को एक समान संरक्षण देने के लिए, राइट, उनको व्यवस्थित करने के लिए, समाज में समानता व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने लोकतंत्र प्रणाली को स्थापित किया। तो उसमें प्रतिनिधित्व की जो वैल्यू रखी थी वो समान रखी थी, और इसके आधार पर ही इन्होंने लोगों को जागरूक किया। और इसमें कई सारे और भी प्रणाली जोड़ने की प्रयास किया। जैसे आप देख सकते हो कि चुनाव का महत्व, सबसे पहले यहाँ पे चुनाव का महत्व की बात करते हैं ये। तो चुनाव के महत्व में अगर हम बात करें तो ये जो चुनाव का जो महत्व है, ठीक, ये तो पहली बात तो ये है कि ये संसद के सदस्य होंगे, और ये जो सदस्य होंगे ये जनता द्वारा चुने जाएंगे, और इनका प्रतिनिधित्व होगा। प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि इनके जनता के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करेंगे, और ये जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे। वो उत्तरदायित्व कैसा रहेगा? जैसे अगर ये लोग क्या करते हैं, जैसे जिस व्यक्ति ने मतलब कि वोट दिया है, जिस व्यक्ति ने वोट दिया है, चुनाव का महत्व पहले समझ लो। यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर जो चुनाव था वो कोई एकल मत संक्रमण पद्धति वाला यहाँ चुनाव नहीं है। वो चुनाव है यहाँ पर खंबा वाला, खंबा छूने की पद्धति। वो कैसा है कि जैसे कि जो सबसे ज़्यादा वोट जीतेगा वही विजयी होगा। सबसे ज़्यादा जो वोट जीतेगा वही एक्चुअली में क्या होगा, विजयी घोषित किया जाएगा, और जो नहीं जीतेगा वो हार में जाएगा। तो इस उद्देश्य का इसका एक चुनाव का जो महत्व था वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो एक विजयी यानी खंबा छूने यानी कि पद्धति पर आधारित था। अर्थात आप कह सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करेगा वही विजयी घोषित होगा। और जो विजयी व्यक्ति होगा, राइट, जो विजयी व्यक्ति होगा या जो विजय में हासिल नहीं कर पाए हैं, जो पराजित हासिल हुए हैं, यानी कि जो जीत नहीं हासिल कर पाए हैं, तो वो भी क्या हैं, वो भी व्यक्ति, और जो जीत गए हैं, जीते हैं, वो भी व्यक्ति, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जो जनता है उसका सम्मान करेंगे, राइट, जनता का सम्मान करेंगे। और जनता का सम्मान किस प्रकार से करेंगे? जैसे कि जिन्होंने मत दिया है उनका भी सम्मान करेंगे। जिन्होंने मत दिया है यानी जिसने मत दिया है इनको का भी सम्मान करेंगे समान रूप से। और जिन्होंने मत नहीं दिया है, ठीक, वो विजयी हुआ है लेकिन उन्होंने मत नहीं दिया उसे, लेकिन उसका भी सम्मान बराबर रूप से होना चाहिए। इनका मतलब ये था कि अपना जो उत्तरदायित्व है वो समान रूप से जनता के प्रति होना चाहिए। और वो किस प्रकार का होना चाहिए कि दोनों को, चाहे वो किसी ने मत दिया हो या मत न दिया हो, लेकिन अपनी तरफ से जनता के प्रति अपना एक रवैया है, एक विश्वास है, पारदर्शिता है, उसको बनाए रखना है, ठीक, उनका प्रतिनिधित्व को बनाए रखना है और जनता को विश्वास दिलाना है, ठीक। ये जो विचार रखे गए थे वो मिलने सदस्यों के लिए रखे कि सदस्य किस प्रकार से काम करेंगे, ठीक। और नामांकन और मानचित्रण की बात है वो संसद ही में थी, क्योंकि संसद के जो सदस्य होंगे वो जीतेंगे, उनका मानचित्रण होना चाहिए कि वो कैसा कार्य करते हैं, उनका किस प्रकार की पूरी प्रणाली होनी चाहिए, वो किस प्रकार से कृत करते हैं, उनकी देखरेख करना, पर्यवेक्षक में काम करना, ये जो पूरी एक ओवरव्यू वहाँ पे बायो डाटा था, उनका एक मानचित्रण होना था, राइट। तो ये पूरे जो एक विचार रहे हैं उनके दार्शनिक विचार, एक प्रकार के लोकतांत्रिक विचार रहे हैं, वो किस प्रकार के थे,
वो थे संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था पे आधारित। चलिए, तो उन्होंने जो मत की बात की थी तो इसी आधार पर की थी कि वो किस प्रकार से वो मत देते हैं। तो अगर जो मत दे रहा है उसका भी सम्मान होना चाहिए, जो मत नहीं दे रहा है उसका भी सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात है, मत देने वाले व्यक्तियों को नैतिक होना चाहिए। ठीक, जो मत दे रहा है उसे नैतिक होना चाहिए, और इन्हें मत देने का एक प्रकार से अधिकार है कि आप मत दीजिए, और ये आदर्शवादी व्यक्ति होने चाहिए। यानी कि जो मत दे रहे हैं उन्हें नैतिकतावादी आदर्शवादी व्यक्ति होने चाहिए, ताकि वो अपने मत को खराब ना करें और वो सदस्यों को वोटिंग करें, यानी कि उन्हें मत प्रदान करें, ताकि वहाँ पर ताकि उनको एक निश्चित रूप से विजय हासिल हो और वो जनता की जो अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, उनकी क्षमताएं हैं, ठीक है, उनकी पूर्ति करें, उनमें अपना साथ निभाए। तो इस प्रकार से इन्होंने मिलकर जो चुनाव था उनके विषय में इन्होंने जागरूकता प्रदान की, उन्हें व्यवस्था दी। चलिए, मिल की अगर पुस्तक की बात करें तो मिल की एक पुस्तक है, आप देख सकते हो कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। मिल की पुस्तक है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ ऑफ गवर्नमेंट। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में देखा जाए तो महिलाओं का समान संरक्षण की बात की गई, महिलाओं की समान संरक्षण की बात की गई, और इसमें कहा कि महिलाएं जो पिछड़ी हैं, महिलाएं जो पिछड़ी हैं वो एक्चुअली वहाँ की प्रथाएं और परंपराओं की वजह से है, और ये प्रथाएं जो परंपराएं हैं ये व्यक्तियों की देन है, यानी व्यक्तियों द्वारा ये परंपराएं प्रथाएं बनाई गई, कोई प्राकृतिक नहीं है। ठीक, इनको प्राकृतिक नहीं माना, इन्होंने व्यक्तियों के द्वारा निर्मित माना, और इनकी ही वजह के कारण जो महिलाएं रही हैं उनका एक्चुअली में वो पिछड़ी रही हैं, और इसी पिछड़ी होने की वजह से उनका जो विकास है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध है। तो इस वजह से इन्होंने महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, महिलाओं को ऊंचा रखने के लिए, समान प्रतिनिधित्व के लिए, महिलाओं को समान संरक्षण देने के लिए उन्होंने जो बुक दी थी दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर महिलाओं को समान संरक्षण की बात कही है। ठीक है, क्योंकि अगर महिलाएं अगर कहीं ना कहीं अगर समान संरक्षण रहेंगी, समान अपना कार्य करेंगी, तो निश्चित तौर पर इनका भी एक राइट रहेगा कि वो अपनी संसद में अपनी को व्यवस्थित कर सकें, अपनी सीट को हासिल कर सकें, और वो देश को या उस राज्य को संचालित करने में समान भूमिका निभाएं। तो इसलिए इन्होंने महिलाओं को काफ़ी सम्मानजनक विधि व्यवस्था स्थापित की। ठीक, और इसी विधि व्यवस्था के अंतर्गत ही इन्हें सम्मानजनक व्यवस्थाएं दी। ठीक है, तो बात यही आती है कि महिलाएं जो पिछड़ी हैं वो कहीं ना कहीं इसी कारण पिछड़ी हैं कि महिलाओं पर देखा जाए तो उनको उत्पादन से उनको दूर रखा गया है। ठीक, उनको सिर्फ कृषि क्षेत्र में संलग्न रखा गया है, लेकिन उसको उन पर एक प्रकार से देखा जाए तो नियंत्रण था। तो उन पर महिलाओं को जो नियंत्रण था वो नियंत्रण का ख़त्म करने की बात करते हैं कि ताकि ये महिलाएं जो हैं अपने को विकास कर सकें, क्योंकि इनका भी एक व्यक्तित्व का विकास है। क्योंकि हर पर्सन कैसा है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सभी के लिए समान है। ठीक है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये सभी के लिए समान है, और जब समान है तो महिलाओं को भी तो समान दर्जा मिलना चाहिए। तो इस आधार पर उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते हुए महिलाओं को भी लोकतंत्र में अपनी सीट को या महिलाओं को समान संरक्षण देने की बात इन्होंने स्पष्ट की, ताकि लोकतंत्र है वो एक सहभागी लोकतंत्र के रूप में व्यवस्थित हो सके। अलग से इन्होंने सहभागी लोकतंत्र की बात नहीं की है, लेकिन इनके जो विचार थे वो उसी उद्देश्य से विचार अभिव्यक्त होते हैं। राइट, तो समझते हैं कि इनके जो विचार रहे हैं वो किस प्रकार के थे, और उन्होंने महिलाओं को लेकर के अपनी जो पुस्तक थी उसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। ठीक है, इसीलिए महिलाएं जो हैं वो अब क्या होंगी कि सार्वजनिक रूप से अपने की व्यवस्थाएं रख पाएंगी, अपने को कार्य करने में सक्षम होंगी, स्वतंत्र होंगी, और निश्चित तौर पर ये जो व्यवस्था होगी वो पूर्ण रूप से रेगुलेट हो पाएगी। राइट, और ये जो महिलाएं, और वैसे तो देखा जाए तो ये जो पुरुष और जो चाहे महिलाएं हों वो कहीं ना कहीं शिक्षा पर निर्भर होंगी, क्योंकि वो शिक्षा प्रदान करेंगी। राइट, और जब शिक्षा प्रदान करेंगी तो एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो शिक्षा युक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाएगी।
क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैसे तो सभी के लिए है राइट, लेकिन अगर आप नैतिकतावादी लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हो तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा इम्पॉर्टेंट है, और जब शिक्षा इम्पॉर्टेंट है तो इसके लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और वो पुरुष और महिलाओं को समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। तो जो लोकतंत्र होगा वो शिक्षा से युक्त लोकतंत्र हो जाएगा, शिक्षा से युक्त लोकतंत्र विस्थापित होगा और देश का विकास होगा, देश का विकास होगा। चलिए, तो इन्होंने लोकतंत्र को शिक्षा से जोड़कर भी इन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया था राइट। उसको व्यवहार के रूप में इन्होंने नैतिकता युक्त व्यवहार को प्रदर्शित करने का प्रयास किया था राइट, ताकि क्या होगा कि सभी को समान रूप से जानकारी मिलेगी, सूचनाएं मिलेंगी, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में अगर शिक्षा से युक्त लोकतंत्र रहेगा, सभी शिक्षार्थी व्यक्ति उसमें रहेंगे, तो निश्चित तौर पर सूचनाएं हैं या उससे जुड़ी जो भी जानकारियां हैं वो निश्चित तौर पर उपलब्ध होती रहेंगे। लेकिन इन्होंने देखा जाए तो मिल जो थे, इन्होंने बहुमत लोकतंत्र की बात नहीं की है, इन्होंने बहुमत लोकतंत्र है इसकी बात नहीं की है। बहुमत लोकतंत्र का मतलब ये है कि सभी के मतलब एकत्रित, सभी के मतलब एक समानता या इनके पक्ष का मतलब ये हुआ कि इस बहुमत का लोकतंत्र का अर्थ ये हुआ कि सभी का एक व्यवहार होना चाहिए, सभी का किसी भी विधि में एक समान रूप से सहभागिता होनी चाहिए कि कौन विधि किस प्रकार से रेगुलेट होगी राइट। तो इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था को तो नहीं रखा, लेकिन इन्होंने प्रतिनिधि व्यवस्था को स्थापित किया है। और प्रतिनिधि में देखा जाए कि ये जो लोग होंगे वो जनता को विश्वास दिलाएंगे या विधि के द्वारा उन्हें उनके जो भी कार्य हैं या किसी प्रकार की उनकी आवश्यकता है उनको संपन्न करेंगे और उनके जो भी दुख हैं दर्द हैं उनको दूर करेंगे राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सभी का बहुमत अगर लोकतंत्र रहेगा तो उसमें सभी अपना मत जताएंगे, हक जताएंगे, तो ये लोकतंत्र एक बहुमत का लोकतंत्र हो जाएगा, तो ये व्यवस्था चल नहीं पाएगी। तो इसलिए इन्होंने बहुमत लोकतंत्र को वहाँ स्थापित नहीं किया था, लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत बहुमत मत द्वारा इन्होंने उस व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया था, वो भी शिक्षा के माध्यम से। ओके, तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है राइट। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन्होंने अधिकार देने की प्रत्येक व्यक्ति को मत देने की इन्होंने बात की थी। प्रत्येक व्यक्ति अगर मत देगा तो निश्चित तौर पर इनका सम्मान करेगा और उनका भी राइट बनता है कि वो व्यक्ति जो विजयी हुआ है वो भी इनको समान संरक्षण दे, चाहे वो जिसने मत दिया हो या नहीं दिया हो, समान रूप से उनको एक प्रकार से सेवाएं उपलब्ध कराए। ठीक, तो ये इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं करते हैं कि जिसने मत दिया है नहीं दिया है उसका भेदभाव करो, ऐसा भेदभाव की बात नहीं है। लेकिन जिन्हें दिया है उनका भी सम्मान करना चाहिए, जिसने नहीं दिया है उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे समान मतलब कि वही व्यक्ति तो बन ही सकता है जो शिक्षा से युक्त, और शिक्षा से युक्त व्यक्ति निश्चित तौर पर वो दोनों का सम्मान करेगा। चलिए, तो इस प्रकार से इनकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो इस प्रकार की थी, उसमें हमने आपको क्लियर कर दिया। लोकतंत्र से जुड़ी हुई एक व्यवस्था और है अनिच्छुक लोकतंत्र। अनिच्छुक लोकतंत्र की अगर हम बात करें, इससे क्या मतलब निकलता है इन्होंने, जबकि अनिच्छुक लोकतंत्र का अर्थ ये हुआ कि ये लोकतंत्र के विरोधी थे। अभी मैंने पिछली बार पढ़ा कि ये लोकतंत्र के समर्थक थे राइट। अब ये लोकतंत्र के विरोधी कैसे हो गए? तो यहाँ पर अर्थ ये है कि ये लोकतंत्र के एक्चुअली में किसी क्षेत्रीय आधार पर कुछ विरोधपन ये जताते हैं। वो कैसे? इनका मतलब यही था कि जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो एक्चुअली में यूरोप देश में ही विकसित हो सकती है, यूरोप देश में ही विकसित हो सकती है। और क्योंकि यूरोप देश में अगर देखा जाए तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो कैसे हैं? संपन्न हैं, ठीक, खुले व्यक्ति हैं, शैक्षणिक व्यक्ति हैं। तो संपन्न हैं, खुले यानी कि संपत्ति से संपन्न हैं, खुले हैं, शैक्षणिक व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो स्थापित हो सकती है, होगी, ये बात है इनकी। जबकि इन्होंने अनिच्छुक लोकतंत्र का यहाँ अर्थ ये निकलता है कि ये जो थे वो अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं, अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं उन देशों में लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करने की बात नहीं करते हैं।
उनका मानना ऐसा था कि लोकतंत्र जो है वो यूरोप में केवल स्थापित हो सकता है, किसी अदर देशों में यानी एशिया और अफ्रीका के देशों में स्थापित नहीं हो सकता। रीजन ये था कि यहाँ के जो व्यक्ति थे वो कैसे हैं, गरीब हैं, ठीक, शैक्षणिक नहीं हैं, गरीब हैं, शैक्षणिक नहीं हैं, ठीक, और निजी संपत्ति से संपन्न नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो लोकतंत्र है ये एक्चुअली में सभी के लिए समान नहीं था। सभी के लिए समान का मतलब यहाँ ये हुआ कि सभी देश नहीं अपना सकते थे, सभी देशों के लिए इन्होंने बात नहीं की, केवल यूरोप के देशों के लिए उन्होंने बात की। यूरोप के जो देश हैं वो लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं, उनको निर्वाह कर सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं, राइट। जबकि एशिया अफ्रीका के जो देश रहेंगे वो देश लोकतंत्र के लायक नहीं है, क्योंकि उसमें गरीबी है, शैक्षणिक नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है, तो इसलिए वो लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए इन्होंने एक व्यवस्था बोली थी कि यहाँ पर अगर एशिया और अफ्रीका देश के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था इन्होंने बोली है सर्वहारा का अधिनायकत्व, यानी कि सर्वहारा का अधिनायकत्व की यहाँ पे बात की है। ओके, और वो एक बात देखी जाए, सर्वहारा का अधिनायकत्व, यहाँ पर बात यह है कि सर्वहारा का अधिनायकत्व का अर्थ ये हुआ कि जो भी व्यक्ति हैं उनका एक प्रकार से देखा जाए तो वो सभी क्या है, समान है। कोई वर्ग नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं है, ना कोई वर्ग संघर्ष, कोई स्थिति नहीं रहेगी, सभी को समान रूप से व्यवहार, सभी रूप से कार्य करने को स्वतंत्रता है, राइट। लेकिन वो स्वतंत्रता ऐसी नहीं है, स्वतंत्रता वैसी स्वतंत्रता नहीं है कि जैसे कि उनमें स्वतंत्रता हो, लेकिन वो सर्वहारा का अधिनायकत्व का अर्थ ये हुआ कि वो अपना उत्पादन जो है ना, उत्पादन पर समान रूप से अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, राइट। उसमें किसी प्रकार का मतलब भेदभाव की बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था नहीं स्थापित हो पाएगी, केवल सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व ही इनके लिए सार्वभौमिक और व्यवस्थित और बहुत ही अच्छी प्रणाली के रूप में इन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया था इसमें अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उनके लिए, ठीक, क्योंकि ये पिछड़े देश हैं और पिछड़े देश के लिए इन्हें लोकतंत्र व्यवस्था सूट नहीं करेगी, इसलिए ये एक रूप से देखा जाए तो समान होने चाहिए, इनका किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने शोषण की बात नहीं की है, ठीक, जबकि लोकतंत्र में शोषण होता है और इसमें शोषण नहीं होता है। कैसे? सर्वहारा का जो अधिनायकत्व है इसमें देखे जाएँ तो जब सभी को समानता मिलेगी, सभी को एक प्रकार से कार्य करने की गुणवत्ता मिलेगी, इसमें क्षमता के आधार पर इनको क्या है, प्रॉपर्टी दी जाएगी, यानी कि संपत्ति है, सैलरी है, उनकी क्षमता के आधार पर दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरी बात, शोषण एक दूसरे का नहीं होगा, यहाँ शोषण नहीं होना चाहिए, ये भी बात उन्होंने कही। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है वो एशिया अफ्रीका महाद्वीप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये व्यवस्था ही सर्वव्यापी और सार्वभौमिक है। तो जबकि अनिच्छुक लोकतंत्र जो लोकतंत्र की व्यवस्था है यूरोप के लिए है, केवल इन देशों के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से इनकी ये कुछ आलोचना भी है, आप आलोचना में डाल सकते हो कि उनका जो लोकतंत्र है वो यूरोप के ही लिए है, एशिया अफ्रीका महाद्वीप के लिए है ही। एशिया अफ्रीका के जो देश हैं उनके लिए इन्होंने लोकतंत्र की बात नहीं की है, ठीक, आप ये आलोचना में लिख सकते हो। दूसरी बात है, उन्होंने जो मत देने की बात कही है, मत में देखा जाए तो एक वोट देने की बात कही है, राइट। और एक वोट है वो कौन देगा? वो देगा जो व्यक्ति देखा जाए तो शिक्षा से कम युक्त है, यानी कि शिक्षार्थी व्यक्ति ज़्यादा नहीं है और संपन्न भी नहीं है, तो एक मत वो दे सकता है। जबकि जो काफ़ी शिक्षा से योग्य व्यक्ति है, शिक्षक व्यक्ति है, ठीक है, अपनी शिक्षा संस्थान है उसके, और वो काफ़ी देखे जाएँ तो लोकतंत्र की भूमिका वो निभा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए जो वोट देने की बात की है तो वो वोट एक दे सकता है, 2, 3, 4, 5 तक इस प्रकार से वोट देने की बात की है, राइट। तो यहाँ पर वोट को लेकर के आप देख सकते हो विषमता देखने को मिलती है, तो ये भी आप इसमें आलोचना में डाल सकते हो। लेकिन ये आलोचना हम साथ में बताते जा रहे हैं कि क्या क्या आलोचना इनकी बन सकती हैं, ओके। लेकिन उनकी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी वो आप समझ सकते हो कि इन्होंने अनिच्छुक लोकतंत्र के अंतर्गत या लोकतंत्र के अंतर्गत उस लोकतंत्र के जो हमने पिछली बार बताए हैं उसमें भी यही चीज़ थी जो हम अभी क्लियर कर रहे हैं, ओके। हाँ, चलिए, तो
आप समझ सकते हो कि मतदान देने का जो अधिकार था वो सभी को समान नहीं था और संपत्तिशाली व्यक्ति अधिक मत दे सकते थे, जबकि शैक्षणिक व्यक्ति, संपत्तिशाली नहीं संपत्तिहीन व्यक्ति थे, वो एक मत दे सकते थे। लेकिन जो अधिक मत दे सकते थे उनको इन्होंने बहुमत बोला है, या बहुल मत कह सकते हो, या प्लूरल मत कह सकते हो, यानी कि जो अधिक मत देगा, जो यानी कि 4 या 5 मत देगा, ठीक है, और वो व्यक्ति उसे क्या, उस मत को उन्होंने दिया है बहुल मत। बहुल मत या आपको प्लूरल मत भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये संपत्तिशाली युक्त व्यक्ति है और इसको सबसे ज़्यादा मत देने का अधिकार होगा, जबकि संपत्तिहीन व्यक्ति है उसको एक मत देने का अधिकार था। तो इस प्रकार के इनके जो विचार रहे हैं वो अनिच्छुक लोकतंत्र के प्रति किस प्रकार के रहे हैं, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। वेपर ने इनकी आलोचना की है। वेपर ने ये कहा है कि जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिस समय जे.एस. मिल लिख रहा था, जे.एस. मिल, जिस वेपर ने ये बात कही है, वेपर आप लिख सकते हो, वेपर ने ये बात कही है कि जे.एस. मिल जब ये लिख रहा था लोकतंत्र व्यवस्था को, तब उस समय उसका जो महत्व था सही था, यानी कि महत्व उस समय, जिस समय ये बना रहे जे.एस. मिल, उस समय लोकतंत्र की व्यवस्था का जो महत्व था वो ठीक था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो ये जो लोकतंत्र की एक वोट एक व्यक्ति, यानी कि एक वोट एक मत, आप ये कह सकते हो एक व्यक्ति एक मत, ठीक, एक व्यक्ति एक मत की जो बात आती है, राइट, एक व्यक्ति एक मत की जो बात आती है वो एक्चुअली में एशियाई देशों में देखने को मिल जाती है। जैसे भारत का आप ले लो, भारत में एक मत एक व्यक्ति एक मत है, राइट, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई व्यक्ति 2 3 4 5 वोट डाल दे, ठीक। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की वर्तमान में अगर मिल की व्यवस्था देखी जाए तो वो इस आधार पर चुनौतीपूर्ण पेश होती है कि उन्होंने कहा कि मत देने का अधिकार है वो समान रूप से नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि एशिया में लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है जैसे भारत जैसे देशों में, तो भारत में भी लोकतंत्र व्यवस्था है, तो भारत में तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, ठीक, वो भी लिखित में देखा होगा अपने संविधान है, बड़ा संविधान है, पूरा एक लोकतंत्र है। वैसे तो इसका लोकतंत्र से इतना महत्व नहीं होता है, लोकतंत्र व्यवस्था देखी जाए संविधान एक अपना दस्तावेज है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हुए अपनी व्यवस्थाओं को वहाँ पे विस्थापित करने की बात करता है, वहाँ पे कार्यों जो उसमें दिए गए प्रावधान उनके तहत निर्वहन करता है। तो ये एक पूरा यहाँ पे पूरा एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट दिया गया है वो संविधान के अंतर्गत। तो आप समझ सकते हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जे वेपर थे, उन्होंने यही बात कही थी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिस समय जे.एस. मिल लिख रहा था उस टाइम के लिए तो इम्पोर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, उसका महत्व था, लेकिन वर्तमान में इसका कोई महत्व इतना नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एक महत्व है महिलाओं का समान संरक्षण, ये इसका महत्व है। दूसरा महत्व इसका है कि इन्होंने प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की बात की थी, ये भी थी, संसद की बात की थी इन्होंने, ये भी सही है, ठीक, मानचित्र की बात की, ये भी राइट है, ओके। तो ये चीज़ें इनकी एक सिस्टमेटिक तरीके से सब्जेक्टिव पॉइंट को प्रदर्शित करती है, जबकि पॉजिटिव पॉइंट को आप बोल सकते हो, या निगेटिव पॉइंट में आप ये पॉइंट आप राइट कर सकते हो कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो एक्चुअली में अब सभी देशों में, कई देशों में 90% देशों में ये पूर्ण रूप से लागू है और ये सभी देश सुनिश्चित कर रहे हैं, ओके। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें बोल सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसके अंतर्गत अनैच्छिक लोकतंत्र है और लोकतंत्र है, दोनों व्यवस्थाओं को हमने पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है। तीसरी बात अगर हम करें वो करते हैं इनकी समाज का बौद्धिक रूप, समाज का बौद्धिक रूप। आप बोल सकते हो समाजवाद का बौद्धिक रूप। वैसे इन्होंने समाजवादी व्यवस्था की बात नहीं की है, और लेकिन ये समाजवाद का बौद्धिक रूप का मतलब ये समझना है कि जो लोग जहाँ रह रहे हैं, ठीक, यूरोप के देश मान लो, यूरोप के देश हैं, वहाँ पे जो व्यक्ति रह रहे हैं, राइट, तो उन्हें कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैसे तो संपत्ति रखने का राइट तो था ही, उनको संपत्ति की उनकी सुरक्षा है, जी संपत्ति रख सकते हैं, उनकी सुरक्षा है, सब कुछ है, जे.एस. मिल ने भी समर्थन किया, राइट। अब बात यहाँ आती है कि उनको बौद्धिक रूप का अर्थ यहाँ पे क्या बनता है। बौद्धिक रूप का यहाँ पे ये बनता है कि ये जो व्यक्ति है
ये जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं देखे जाएं तो अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए, बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए एक राज्य स्टेट बनाएंगे, राइट। और वो राज्य स्टेट जो होगा, वो राज्य स्टेट जो होगा वो इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा निर्वहन किया जाएगा। ओके, और ये जो व्यक्ति रहेंगे, ये जो शासन रहेगा वो एक सीमित शासन रहेगा। तो ये बौद्धिक क्षमता है ना, क्योंकि बौद्धिक क्षमता का यहाँ अर्थ यही हुआ कि अपनी बुद्धि विवेक से, क्योंकि ये विवेकशील प्राणी है, राइट। और विवेकशील प्राणी क्या कर सकता है, अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए एक राज्य स्टेट बनाएगा। और राज्य स्टेट क्या करेगा कि वो वहाँ की कानूनी प्रणाली है या कानून व्यवस्था है उनका निर्वहन करेगा, उसका संवर्धन करेगा। और वो संवर्धन किसके द्वारा करेगा, जो व्यक्ति हैं वहाँ पे, जो व्यक्ति हैं उसके माध्यम से करेगा, राइट। तो वो एक जो वहाँ का जो शासन प्रशासन रहेगा वो सीमित रहेगा, यानी कि राज्य स्टेट की इन्होंने जो सीमित की बात की है, इस प्रकार से रह सकता है। लेकिन इसको कुछ अधिकार देने की भी बात इन्होंने कही है। ठीक, इनका जो राज्य था वो बाजारवादी व्यवस्था से संदर्भित था। और बाजारवादी का अंतर मतलब ये हुआ कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक, स्वास्थ्य, इसका जो निर्वहन करेगा, इसका निर्वहन कौन करेगा, राज्य करेगा, ना कि कोई व्यक्ति करेगा। ये राज्य को इन्होंने सौंपे थे कार्य कि शिक्षा स्वास्थ्य है, इसका निर्वहन राज्य करेगा। दूसरी बात, इस शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, इन शिक्षा और स्वास्थ्य में जो पैसे खर्च होंगे, जो पैसे खर्च होंगे इसके लिए राज्य क्या करेगा, राज्य इसके लिए कर आरोपित करेगा। ठीक, तो इन्होंने कर आरोपित की बात की, तो ये प्रगतिशील कर की बात करते हैं। प्रगतिशील का कर का मतलब ये है, प्रगतिशील कर यानी कि जिस प्रकार से आप कमाई करते हो, जिस प्रकार से आप कमाई करते हो तो उसी आधार पर उस पर टैक्स लगेगा। 10,000 50,000 जैसे कमाते हो तो उसके आधार पर उन्होंने टैक्सेशन की बात की है। और ये जो टैक्स है वो राज्य वसूल करेगा ताकि वो वहाँ की शिक्षाएँ स्वास्थ्य हैं उनको लाभान्वित कर सके, ठीक है, वहाँ की समाज की सुरक्षा कर सके, वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी संपत्ति की सुरक्षा कर सके, राइट। उनके जो अपने एक स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था के जो विचार हैं उनको क्या कर सके, ये सुरक्षा प्रदान कर सके। तो इसके लिए इन्होंने ये प्रगतिशील कर आरोपण की बात की है और बाजारवादी व्यवस्था के ये समर्थक थे। तो समाजवाद का यहाँ पे कोई अलग से रोल नहीं आता है कि समाजवादी व्यवस्था थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली में जहाँ का वो लोग रह रहे हैं वो रहने में एक राज्य विशेष की किस प्रकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वो व्यक्ति उससे किस प्रकार से प्रभावित होने चाहिए, तो ये उनका एक बौद्धिक है। और वो जहाँ लोग रह रहे हैं उनका एक अपना समाज है, राइट। लेकिन उन्होंने अलग से कोई समाज की बात नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो समाजवाद का जो बौद्धिक रूप है ये स्पष्ट हो गया होगा। तो इस प्रकार से इनकी जो व्यवस्था थी वो कल्याणकारी राज्य व्यवस्था थी। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब यही आता है कि कल्याण किस आधार पर हो सकता है, इसी आधार पर उनको शिक्षा स्वास्थ्य प्रगतिशील कर आरोपित किए जाएं तो निश्चित तौर पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। और कल्याणकारी राज्य में सबका भला है, कल्याणकारी जब राज्य ही कल्याणकारी है तो सबका समान रूप से भला हो जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो कैसे भी हो, सबका समान रूप से भला हो जाएगा। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें आपको इस पर समझ में आ गई होंगी कि इन्होंने किस प्रकार से कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की है बाजारवादी व्यवस्था में। तो इनकी एक बुक आप लिख लो, बुक है इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो J.S. मिल की जो बुक है पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें ये बातें स्पष्ट की गई हैं। चलिए, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत ही इन्होंने पूरा ये ब्यौरा स्पष्ट किया है कि समाजवाद का बौद्धिक रूप कैसा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि समुचित समाज है उसकी भलाई हो जाएगी। इसलिए मिल ने राज्य को सार्वजनिक संपत्ति नियंत्रण करने पर इन्होंने बल दिया था कि राज्य रहेगा वो वैसे तो बाजारवादी व्यवस्था पर नियंत्रण करेगा नहीं, उद्योग हैं उन पर नियंत्रण करेगा, इस चीज़ों को लेकर के कि व्यवस्था को किस प्रकार संचालित करना है, उसको नियमित करना है। ओके, हाँ, चलिए, तो सेबाइन की बात अगर आप लिखना चाहो तो सेबाइन ने इस पे बात बोली है। सेबाइन ने कहा है, सेबाइन ने एक बात कही है कि मिल ने समुचित समाज के भलाई के लिए, समुचित समाज की भलाई के लिए एवं उसकी विकास की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो उपलब्धियां प्रदान की है, यानी कि जो विचार दिए वो काफ़ी प्रासंगिक हैं, ठीक, वो काफ़ी
प्रासंगिक हैं। और जो इन्होंने कल्याणकारी राज्य की बात की है, इससे क्या होगा कि कुछ संपत्तिशाली जो व्यक्ति हैं उनका विशेषाधिकार नियंत्रण में रहेगा। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे कि आप जानते हो कि पूंजीवादी जो समाज होते हैं वो कहीं ना कहीं विसंगतियों से युक्त होते हैं, उनमें समानता देखने नहीं मिलती। पूंजीवाद में तो ऐसे ही है, संपत्ति सभी के लिए होती है, लेकिन कुछ शोषण वर्ग जो है वो शोषित करता है, राइट। तो इस वजह से गरीब गरीब होता जाता है, पैसा पैसा वाला होता जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर कल्याणकारी बात करते हैं, यानी कि कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पर सभी को एक समान रूप से देखा जाएगा ना। कल्याणकारी राज्य का मतलब यही हुआ। तो इसलिए जो पैसा वाले लोग हैं, जो संपत्ति युक्त व्यक्ति हैं, ज़्यादा पैसा वाले हैं, तो उनके जो कुछ अधिक से विशेषाधिकार हैं, राइट, कार्य करने के या कुछ भी राज्य व्यवस्था पर नियंत्रण करने के, तो वो कहीं ना कहीं नियंत्रित में रहेंगे। तो इसलिए सेबाई ने यही बात की है कि समाज की समुचित भलाई के लिए इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी जो विचार दिए हैं वो एक्चुअली में संपत्तिशाली व्यक्तियों के विशेषाधिकार को नियंत्रित करते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको कि ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि इन्होंने मिलकर स्वतंत्रता संबंधी विचार कैसा रहा, लोकतांत्रिक विचार कैसा रहा, समाज का बौद्धिक रूप विचार कैसा रहा, अनिच्छुक लोकतंत्र के विचार में उनके कैसा रहा, महिलाओं को समान संरक्षण देने के प्रति इनके विचार कैसे रहे, तो ये स्पष्ट आपको हो गई होंगी। दूसरा, योग्यतम उत्तरजीविता का जो सिद्धांत था उसके विषय हमने आपको बता ही दिया था। ओके, हार्म हानि का सिद्धांत था उसको स्पष्ट कर दिया था, ठीक। बहुमत समाज की स्पष्ट कर दिया था, ठीक। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, ऐतिहासिक आज़ादी के बारे में भी कंप्लीट कर दिया था। तो मुझे लगता है कि जो मिलके विचार हैं वो पूर्ण रूप से हो गए हैं। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा वो कहीं ना कहीं इसी से जो रेलिवेंट करके आएगा। तो अगर आप मूल्यांकन करना चाहो तो मूल्यांकन इनका कर सकते हो। मूल्यांकन में आप लिख सकते हो कि इन्होंने व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्र कर दिया है, राइट, ज़्यादा स्वतंत्र कर दिया है तो वो हरकत करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी तरफ आप ये भी दे सकते हो कि इन्होंने संपत्ति की दूसरे व्यक्ति को अधिकार करने की भी मतलब इनको नियंत्रण करने की बात करते हैं, सीमित करते हैं। एक तरफ स्वतंत्रता भी देते हैं, दूसरी तरफ उनको रोकते भी हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हो इनका मूल्यांकन। दूसरी बात है, इन्होंने लोकतंत्र को समर्थन भी किया, एक जगह अनिच्छुक लोकतंत्र को भी इन्होंने बात कही है, तो आप ये भी कह सकते हो मूल्यांकन के अंतर्गत, ठीक है। और कल्याणकारी की बात कही है, तो कल्याणकारी में जो काफ़ी लोग संपत्तिशाली व्यक्ति है, उनके विशेषाधिकार हैं, उनको नियंत्रित करने की इन्होंने बात कही है, तो ये भी आप उसमें पुट कर सकते हो मूल्यांकन के अंतर्गत। ओके, स्वतंत्रता संबंधी विचार मैंने आपको बता ही दिया। बहुमत समाज में आपने देखा हो कि जो बहुमत समाज है वो समाज कहीं ना कहीं व्यक्तियों को नियंत्रित करता है, उसके खुलेपन को नियंत्रित करता है। ओके, तो इससे क्या है कि समाज में बहुत सारी कटुताएं, द्वंद्वता देखने को मिल जाती है और लोग अपने स्वयं के व्यक्तित्व के विकास करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसको नियंत्रण करने की बात की है, तो ये भी आप डाल सकते हो। ओके, तो आप समझ सकते हो ये काफ़ी पॉइंट बन जाते हैं मूल्यांकन में। अगर निष्कर्ष में आप लिखना चाहो तो निष्कर्ष में लिख सकते हो कि ये जो व्यक्ति रहे हैं नैतिकता, पहले नैतिकतावादी ये व्यक्ति जो रहे हैं सुकरात, प्लेटो से इनके विचार रहे हैं कहीं ना कहीं रिलेवेंट होते हैं। और निष्कर्ष में लिख सकते हो कि इनके नैतिकता व्यक्तित्ववाद को प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता को देते हुए व्यक्तित्व के विकास को समर्थन करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचार को लोकतांत्रिक विचार में निहित करते हुए अपनी प्रणाली को स्थापित किया। साथ ही साथ इन्होंने बाजार व्यवस्था का समर्थन करते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार से इनके जो विचार हैं ये निष्कर्ष में आप पुट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद करते हैं कि ये जो लेक्चर रहा है आपके लिए काफ़ी प्रासंगिक है और JS मिल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्क्सवाद को पढ़ेंगे, मार्क्स के विचार कैसे रहे हैं, उनकी पूरी एक ऐतिहासिक पद्धति, ठीक, द्वंद्व पद्धति है, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत है, काफ़ी उसमें है, सबहार का अधिनायक का तो है। ओके, समाजवाद साम्यवाद की जो प्रणाली उन्होंने स्थापित की उनके बारे में हम डिटेल से समझ। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट हो गया होगा, राइट। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको मैंने दी है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। अदर क्लास में भी अगर देखना चाहो तो प्ले लिस्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए।